नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। सबसे पहले तो देखो, आपको और आपके परिवार को दिवाली का त्यौहार बहुत बहुत मुबारक हो। हार्दिक शुभकामनाएं। आज डिस्कशन हम छोटी ही रखेंगे, 2 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। पहला जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो दहेज से संबंधित कानून है या फिर SC ST से संबंधित कानून है, उनका मिसयूज होता है, उनको कैसे रोकें। और दूसरा, साउथ एशिया का रिस्पॉन्स अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल झूठे क्रिमिनल केसेस से निपटने से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, बहुत बार ये एलिगेशन लगता है IPC सेक्शन 498A जो कि दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए आया था, और एक और दूसरा सेक्शन 304B ये 1983 में ऐड किया गया था। मैरिड जो महिलाएं हैं उनके ऊपर इन-लॉज के द्वारा अत्याचार होता था, उसे खत्म करने के लिए ये सेक्शन आया था, सेक्शन 304B। और दहेज प्रथा की जो बुराई है उसे खत्म करने के लिए ये सेक्शन आया, सेक्शन 498A। लेकिन आरोप ये लगता है बहुत बार जो इस्ट्रेंज्ड वाइफ्स हैं, यानी वाइफ्स और हस्बैंड्स के बीच झगड़ा हो जाता है तो झूठा केस दर्ज करवा दिया जाता है वाइफ के द्वारा हस्बैंड के ऊपर, और इवन हस्बैंड के जो रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर भी। तो काफ़ी बार हस्बैंड के जो इनोसेंट रिलेटिव्स हैं उनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है और वो बेचारे फंस जाते हैं। इसके साथ साथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 ये किस लिए आया था? SC और ST कम्युनिटी के लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे खत्म करने के लिए ये इंपॉर्टेंट एक्ट आया था 1989 में। लेकिन आरोप ये लगता है इस एक्ट का भी बहुत बार मिसयूज होता है अपने पर्सनल स्कोर्स सेटल करने के लिए। इन एक्ट्स के तहत झूठी कंप्लेंट दे दी जाती है बहुत से लोगों के द्वारा। इवन देखो, सुप्रीम कोर्ट को भी ये रियलाइज हुआ इन सेक्शंस का मिसयूज होता है। तो इसके बाद 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राजेश सरमावस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस में कुछ गाइडलाइंस जारी की ताकि सेक्शन 498A दहेज को रोकने के लिए जो है इस सेक्शन का मिसयूज रोका जा सके। पहले तो ये होता था जैसे ही इस सेक्शन के तहत केस दर्ज होता तो फिर हस्बैंड या फिर उनके रिलेटिव्स को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंतर्गत गाइडलाइंस ये जारी की, फैमिली वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर कमेटी इस्टेब्लिश की जाए, और जब तक कंप्लेंट जो वाइफ ने फाइल की है उस कंप्लेंट को कमेटी के द्वारा एग्जामिन नहीं किया जाता तब तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती हस्बैंड को या फिर हस्बैंड के रिलेटिव्स को। और अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में बाद में समझौता हो जाता है तो सीनियर जुडिशियल ऑफिसर जो हैं वो फिर प्रोसीडिंग्स को डिस्पोज कर देंगे। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की क्योंकि झूठे केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिस्ट्रिक्ट फैमिली वेलफेयर कमेटी बने और वो कंप्लेंट को एग्जामिन करे, उस कमेटी के कंप्लेंट के एग्जामिन करने के बाद ही पुलिस अरेस्ट करें। लेकिन देखो, 1 साल बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सेम जजमेंट को, यानी 2017 की इस जजमेंट को मॉडिफाई कर दिया और कहा हमने जो गाइडलाइंस जारी की हैं 2017 के इस केस में, देखो ये गाइडलाइंस तो मतलब लॉ के अकॉर्डिंग आ सकती हैं, इसके लिए कानून में बदलाव करना होगा और वो किया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा या फिर स्टेट असेंबली के द्वारा। तो हमने 2017 में जो ये गाइडलाइंस जारी की ना, वो एक प्रकार से हमारे डोमेन में नहीं आता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल बाद 2018 के इस केस में कहा। मतलब सीधे तौर पे बोले तो उन्होंने बोला कि ये गाइडलाइंस जारी करके हमने गलती कर दी। ठीक इसी प्रकार से 1989 के SC एंड ST एक्ट का जो दुरुपयोग होता था ना, मिसयूज होता था, उसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो 2018 में गाइडलाइंस जारी कर दी। जैसे कि देखो, फॉल्स इंप्लीकेशन से पहले, किसी निर्दोष व्यक्ति के फॉल्स इंप्लीकेशन से पहले मैंडेटरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना जरूरी है। और अगर किसी पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट करना है
तो फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल लेना जरूरी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला था SC/ST एक्ट 1989 के दुरुपयोग को रोकने के लिए 2018 में। लेकिन आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद स्ट्राइक भी हुई थी, भारी विरोध स्टार्ट हो गया था। तो एक साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स केस में अपनी इस 2018 की जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, यानी स्ट्राइक डाउन कर दिया, और बोला ये जो हमारी 2018 की गाइडलाइंस थी, इससे SC एंड ST कमेटी को जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मिला हुआ है वो कमजोर हो जाएगा। तो दोनों केसेस में आपने देखा कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने दुरुपयोग को रोकने के लिए स्टेप उठाए, उसके बाद अपने स्टेप पीछे खींच लिए। यानी अब क्वेश्चन उठता है, चाहे वो सेक्शन 498A हो, सेक्शन 304B हो, या फिर SC/ST एक्ट 1989 का दुरुपयोग हो, इनको कैसे रोका जाए? देखो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो अगर इनमें कोई बदलाव करना है ना, तो वो लेजिस्लेचर कर सकता है, पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली कर सकती हैं। लेकिन कोई भी सरकार ऐसा बदलाव नहीं करवाना चाहेगी क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स काफ़ी इन्वॉल्व हो जाती है। तो दुरुपयोग को रोकने का जो दारोमदार है वो पुलिस के ऊपर आ जाता है कि जब भी कोई इन केसेस से संबंधित कंप्लेंट फाइल होती है ना, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर है पहले से प्रेजुडाइज्ड हो कि मतलब कंप्लेंट फाइल की है तो वो सही ही होगी। नहीं, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ना, वो पहले प्रिलिमिनरी जांच कर ले कि जो कंप्लेंट फाइल हुई है उसमें कितनी जेन्युइननेस है। ये तो देखो सेटल्ड कानून है। सिर्फ एलिगेशन के बेस पर आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। देखो झूठे एलिगेशन भी तो लगते हैं ना, एलिगेशन लगते ही मान लीजिए किसी को गिरफ्तार कर लिया, बाद में साबित हो गया कि कंप्लेंट झूठी थी, लेकिन तब तक जिसको गिरफ्तार किया गया है उसकी तो पूरी रेपुटेशन, पूरी छवि खराब हो जाती है ना। आपने भी देखा होगा मीडिया क्या होता है, जब किसी का अरेस्ट होता है ना तब तो बड़ी बड़ी खबर छापता है, दहेज के केस में या फिर कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी केस हो, बड़ी बड़ी खबर छापता है। लेकिन जब वो पर्सन बाद में बरी हो जाता है ना, तो फिर मीडिया उतनी तवज्जो नहीं देता और एक समाज में स्टिग्मा अटैच हो जाता है उस पर्सन के साथ में जिसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट फाइल हुई थी। इस प्रकार के अंधाधुंध अरेस्ट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में जजमेंट दी थी कि देखो पुलिस पहले ना CRPC सेक्शन 41 के तहत जो पैरामीटर्स दिए गए हैं ना, उनको देखे क्या हम जो अरेस्ट करने जा रहे हैं वो अरेस्ट इन पैरामीटर्स पर खरा उतरता है या फिर नहीं उतरता है। जब सेक्शन 41 के तहत पैरामीटर्स पर कोई अरेस्ट खरा उतरता है ना, तभी पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करे, अदरवाइज नहीं। पुलिस ड्यूटी बाउंड है सुप्रीम कोर्ट की इन आदेशों का पालन करने के लिए, लेकिन बहुत बार इन आदेशों का पालन होता नहीं है लोकल लेवल पर। खास करके गरीब लोग जब जागरूक नहीं होते तो उनका शोषण हो जाता है। इवन जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं लोअर कोर्ट के, वो भी देखो पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट फाइल की गई है ना, उसे ध्यान से देखें कि रिपोर्ट में है क्या। तो ध्यान से रिपोर्ट देखने के बाद ही फर्दर डिटेंशन को अलाउ करें ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी इतना ध्यान से रिपोर्ट देखते नहीं है पुलिस की, मैकेनिकल वे में फर्दर जुडिशरी को जो जुडिशियल कस्टडी है उसे एक्सटेंड कर देते हैं। यहाँ पे दिक्कत है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है देखो वो लोग जो झूठी कंप्लेंट फाइल करते हैं ना, उनके खिलाफ भी लीगल रेमेडीज तो अवेलेबल हैं। एक तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की गई है ना, वो पर्सन क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट कर सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है पुलिस को, या फिर स्पेसिफिक झूठे क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं। जैसे A और B है, A ने कंप्लेंट फाइल की है B के अगेंस्ट, B को लगता है ये कंप्लेंट झूठी है, तो B भी A के अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट करवा सकता है। इवन पुलिस भी सेक्शन 182 और IPC सेक्शन 211 के अंतर्गत वो पर्सन जिसने झूठी कंप्लेंट फाइल की है ना, उसके अगेंस्ट एक्शन इनिशिएट कर सकती है। लेकिन देखो ये झूठी कंप्लेंट देना, ये जो ऑफेंस है ना, ये नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब कि अरेस्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट की आवश्यकता होती है, तो इस वजह से पुलिस ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। कई बार कोर्ट खुद ही कह देती है पुलिस को कि आप इन सेक्शंस के अंतर्गत इस पर्सन के अगेंस्ट केस दर्ज कीजिए क्योंकि इसने झूठी कंप्लेंट फाइल की है, लेकिन यह भी बहुत कम होता है। नेक्स्ट सॉल्यूशन ये है
जिसके अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट फाइल हुई है ना, फॉर एग्जांपल ए ने बी के अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट फाइल की है, तो बी जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करके प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने पुलिस के पास झूठी कंप्लेंट फाइल की है। तीसरा सॉल्यूशन ये है, वो पर्सन जिसके अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट फाइल हुई है वो सीधा हाई कोर्ट में जा सकता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए और पिटीशन में ये मांग कर सकता है कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो झूठी है, इसे रद्द कर दिया जाए। और देखो आमतौर पर जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस होते हैं ना, जैसे क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी, फॉर एग्जांपल ए ने बी के अगेंस्ट रेप की कंप्लेंट दर्ज करवाई, तो ऐसे केसेस में ना समझौता नहीं हो सकता। ऐसे केसेस में अगर समझौता करना है तो प्रॉपर हाई कोर्ट में जाना पड़ता है और हाई कोर्ट आसानी से समझौता होने नहीं देती, क्योंकि ये जो क्राइम्स है ना, ये क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, इवन अगर ये जो नॉन कंपाउंडेबल केसेस है ना, जिसमें चार्जेस इतने सीरियस नहीं है, रेप के चार्जेस तो देखो अब बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं नॉन कंपाउंडेबल जिसमें इतने सीरियस चार्जेस नहीं है, उसमें हाई कोर्ट अपनी सेक्शन 482 की जो पावर्स हैं सीआरपीसी के तहत, उसका इस्तेमाल करके केस की प्रोसीडिंग्स को रद्द कर सकती हैं, इवन अगर कन्विक्शन हो गया है तो भी, लेकिन प्रोवाइडेड दोनों जो पार्टीज हैं ए और बी, वो उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। आमतौर पे देखो नॉन कंपाउंडेबल केसेस में कॉम्प्रोमाइज़ आसानी से होता नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको याद हो जाएगी ये चीज़। मेरे ना जानकारी का मतलब ये नहीं दोस्त, जानकारी में 2 आईआरएस ऑफिसर्स आपस में लड़ गए, आपस में नज़दीक उनका घर था, तो आपस में उनकी लड़ाई हो गई। तो एक आईआरएस ऑफिसर ने ना दूसरे आईआरएस ऑफिसर के अगेंस्ट, अब मैं क्या बोलूँ आपको, थोड़ा सा ये अजीब लगेगा लेकिन सच बात है, वो दूसरे वाली भी कंप्लेंट झूठी दर्ज करवा दी मोलेस्टेशन की। मतलब जो ए आईआरएस ऑफिसर था उसके घर में महिलाएं हैं, तो उन महिलाओं ने दूसरे आईआरएस ऑफिसर के अगेंस्ट ऐसी कंप्लेंट दर्ज करवा दी कि विवाद जब हुआ था तो उस समय हमारे घर की जो महिलाएं हैं उनका मोलेस्टेशन हुआ। अब ये तो सीरियस चार्जेस हैं। बी ने भी ऐसा ही कर दिया, ए आईआरएस ऑफिसर के अगेंस्ट इसी प्रकार की झूठी कंप्लेंट्स दर्ज करवा दी सेक्सुअल मोलेस्टेशन से संबंधित। अब देखो बाद में ना इन दोनों को ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो गलत हो गया, आपस में समझौता कर लेते हैं। लेकिन ये जो चार्ज थे ना, अब ये हो गए नॉन कंपाउंडेबल, यानी क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी। पहले छोटे मोटे चार्जेस थे मारपीट के जो चार्जेस थे 2 पार्टीज के बीच में थे, वो आपस में वैसे ही सोल्व हो जाते, वो तो कंपाउंडेबल ऑफेंस था, उसमें समझौता हो सकता है आसानी से। लेकिन सेक्सुअल मोलेस्टेशन की झूठी कंप्लेंट्स दर्ज करवा दी तो फिर वो चार्जेस हो गए नॉन कंपाउंडेबल। अब इसमें समझौता आसानी से हो नहीं सकता। अब फिर वो हाई कोर्ट में गए कि हमारे बीच में समझौता हो गया है। अब हाई कोर्ट को क्या बोले कि हमने क्या झूठे केस दर्ज करवाए थे, तो मतलब वो अपने जाल में ही फंस गए दोनों। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं फिलहाल केस का इनका क्या स्टेटस है, लेकिन ऐसा हुआ था। लास्ट सॉल्यूशन ये है उस पर्सन के पास जिसके अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है कि वो लॉ ऑफ टोर्ट के तहत डैमेज क्लेम कर सकता है। बोल सकता है कि भैया मुझे कंपनसेशन दीजिए, आपने जो मेरा झूठा केस चलवाया, मेरे अगेंस्ट झूठी कंप्लेंट आपने दी, अब ये साबित हो चुका है ये झूठा नहीं था, तो आप कंपनसेशन मुझे दीजिए। तो ये भी एक डेटरेंस का काम करता है झूठी कंप्लेंट्स के अगेंस्ट। तो अंत में राइटर यही बोलते हैं, जब तक कि देखो लेजिस्लेचर के द्वारा कानून में अमेंडमेंट नहीं किया जाता तब तक तो पूरी जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर ही है कि वो झूठी कंप्लेंट में अंधाधुंध अरेस्ट ना करे। मतलब पहले कंप्लेंट को वेरीफाई करे, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करे, उसके बाद ही अरेस्ट करे। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए साउथ एशिया कितना एकजुट है, इससे संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जो ग्लासगो में अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, इसमें इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस में अपने टारगेट्स को अपडेट कर दिया। कल हमने ये डिस्कस भी किया था। 2070 का टारगेट भी इंडिया ने रख दिया नेट जीरो का। इसके अलावा भी इंडिया ने पिछले कुछ समय में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं अच्छे, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, अच्छे स्टेप्स इंडिया ने लिए हैं। बट देखो बात यह है, इंडिया की अकेले की जो आवाज़ है मजबूत तो है, उतनी मजबूत नहीं है। अगर साउथ एशिया
एक आवाज़ में बोले तो साउथ एशिया ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर बात करें साउथ एशिया की, सार्क तो देखो 2014 के बाद से ठंडे बस्ते में है क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म को प्रमोट करता है। अफगानिस्तान की बात करें, तालिबान के सत्ता में आने के बाद अब अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया के ज़्यादा करीब होगा बजाय के साउथ एशिया के। BBIN ये एक इनिशिएटिव बना था जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल थे। इस ग्रुप में एक एग्रीमेंट भी लाने की कोशिश की गई, कॉमन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, बट भूटान ने विरोध कर दिया। भूटान ने कहा कि अगर ज़्यादा ट्रक्स भूटान में आएंगे तो एमिशन ज़्यादा होगा। बिम्स्टेक भी कोई खास एक्टिव है नहीं। वैसे बिम्स्टेक ने बहुत पहले बोला था कि क्लाइमेट चेंज पे हम कॉमन एक्शन लेंगे, लेकिन ये ग्रुप भी ठंडे बस्ते में है। देखो आप कुछ भी बोलो, साउथ एशिया न है ना, एक कॉमन एंटिटी तो है, मतलब हिमालयाज जो है वो जोड़ता है पूरे साउथ एशिया को, तो एक कॉमन एंटिटी तो साउथ एशिया है, आप इसे माने या फिर ना माने। और साउथ एशिया का जो रीजन है ना, ये क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स के अनुसार इंडिया और अफगानिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से हो रहे दुष्प्रभावों से। और साउथ एशिया भी पूरे, अगर बाकी रीजन्स की बात करें तो बहुत कम स्कोर प्राप्त हुआ है, यानी क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों से ज़्यादा वल्नरेबल है साउथ एशिया। आप देख लीजिए, बंगाल की खाड़ी में 23 में से मेजर साइक्लोन्स जो पूरे वर्ल्ड में आए हैं ना, 20 तो बंगाल की खाड़ी में आए हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, कोस्ट की डिग्रेडेशन, सोइल जो नमकीन हो रही है, सैलीन हो रही है, वाटर की कमी, बहुत सारे ऐसे ऐसे डिजास्टर्स हैं, मतलब चुनौतियां हैं जो अभी साउथ एशिया के सामने खड़ी हैं। अगर देखो ऐसा ही चलता रहा तो एशिया के डेवलपमेंट बैंक के अनुसार साउथ एशिया की जो GDP है वो 11% कम हो जाएगी 2100 आते आते। और बहुत सारे जो क्लाइमेट माइग्रेंट्स हैं वो भी साउथ एशिया में देखने को मिलेंगे 2050 तक। कितने? 63 मिलियन। क्लाइमेट माइग्रेंट मतलब जैसे देखो अब कोई पर्सन है, कोस्टल एरिया में रहता है, क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र में पानी का लेवल इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब उसे तो वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा ना। इसके बाद नेक्स्ट चुनौती ये है, जब से देखो कोविड की महामारी आई है ना, सभी मेजर कंट्रीज को ये लगता है कि हम रीजनल कोई ग्रुप बना लेते हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर रीजनली डिपेंड करें और चाइना जैसे बड़े देशों के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी ना हो। सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई थी कोविड-19 के कारण, आपको पता है। तो रीजनल ग्रुप्स पर ज़्यादा भरोसा है आज के समय में मेजर कंट्रीज़ का। लेकिन हमारा जो साउथ एशिया का ग्रुप है, सार्क या फिर दूसरे जो अभी हमने डिस्कस किए, वो तो बिल्कुल ठप पड़े हैं। कोई बड़ा बैंक भी नहीं है जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ को लोन दे सके कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट कर लो। ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है या फिर ब्रिक्स का बैंक है, ये भी इस रीजन में उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है जितने ज़्यादा होने चाहिए। जबकि देखो इन्वेस्टमेंट का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। अकेले क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है साउथ एशिया में $3.4 ट्रिलियन और एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है मोर देन $1.5 ट्रिलियन। ग्रीन ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है 2030 तक $950 बिलियन। नेक्स्ट पॉइंट, वैसे देखो इंडिया बोलता तो है कि चाइना जो लोन देगा आप इसके डेट ट्रैप में फंस जाओगे, BRI जो इनिशिएटिव है वो आपकी इकोनॉमी को तबाह कर देगा। लेकिन दिक्कत ये है ना, इंडिया बाकी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ मिलके कोई वाइबल सॉल्यूशन नहीं दे पाया है इवन साउथ एशियन नेबर्स को। या तो आप चाहते हो कि हमारे पड़ोसी देश चाइना से लोन ना लें, या तो आप लोन दो। कई बार इंडिया खुद ही लोन नहीं दे पाता। जैसे श्रीलंका ने इंडिया को बोला था, श्रीलंका जब करेंसी और डेब्ट क्राइसिस से जूझ रहा था ना, तो करेंसी स्वैप अरेंजमेंट इंडिया चाहता था श्रीलंका चाहता था इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया ने इनकार कर दिया। तो श्रीलंका ने बांग्लादेश के साथ ये करेंसी स्वैप अरेंजमेंट साइन कर लिया। कोविड-19 की सेकेंड वेव जब हमारे देश में आई तो हमने हमारे पड़ोसी देशों को वैक्सीन देना बंद कर दिया। हमारे देश में ज़्यादा जरूरत थी तो पड़ोसी देशों ने दूसरे देशों से वैक्सीन को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये भी बड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन कंक्लूजन में राइटर यही बोलते हैं, देखो क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती जो है ना, वो ऐसी चुनौती है जो सभी देशों को एक साथ ला सकती है। जैसे कोविड-19 जब आया था तो उस समय सभी साउथ एशियन कंट्रीज एक मंच पर आ गए थे, वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। तो उसी प्रकार से क्लाइमेट चेंज का जो इशू है ना, बड़ा इशू है, ये सभी देशों को एक फ्रंट पर ला सकता है और उसी की आज के समय में आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।
हमारी आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। आज 2 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।